आज जो आपका इग्नू बुक है उसका जो ब्लॉक 6 है उसकी यूनिट 15 एंड 16 को हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं दैट इज कि मनी सप्लाई क्या होता है, मेजर्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के, और मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी at a particular point of time, at particular time या particular point of time। मनी सप्लाई क्या होता है? स्टॉक कंसेप्ट होता है। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? जो इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। एक हमारा फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। पर मनी सप्लाई हमारा क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई इंक्लूड करता है जितना भी करेंसी या डिमांड डिपॉजिट जो यूज किए जाते हैं पेमेंट्स करने के लिए। ठीक है, अब मेजर से मनी सप्लाई के। मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है? उसमें जो पहला है हमारा M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। C क्या है? जितना भी करेंसी पब्लिक के पास है दैट इज आर C करेंसी विद द पब्लिक। डीडी क्या होता है? जितना भी डिमांड डिपॉजिट हमारा बैंकिंग सिस्टम के पास है। और ओडी क्या हो गए? ओडी हो गए अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 क्या है? इसको हम नैरो मनी भी कहते हैं और ये सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विड फॉर्म में मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में। तो M1 सबसे लिक्विड फॉर्म में होता है और ये हमारा नैरो मनी है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है C प्लस DD प्लस OD। नेक्स्ट है हमारा M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये क्या है? M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई होता है जब हम M1 में ही एड ऑन कर लेते हैं जितना भी सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास। M1 में ही एड ऑन कर देंगे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। नेक्स्ट है M3 क्या है? ये होता है ब्रॉड मनी। M3 इज ब्रॉड मनी। इसमें क्या होता है? M1 में ही हम ऐड कर लेते हैं जितने भी टाइम डिपॉजिट होते हैं। टाइम डिपॉजिट को ऐड कर लेते हैं M1 में, दैट इज M3। M4 क्या होता है? M4 होता है M3 में। ये जो ब्रॉड मनी है इसमें हम ऐड ऑन करते हैं जितने भी डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास एक्सक्लूड करके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये हमारे 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई के। उसके बाद M0 क्या होता है? M0 होता है रिजर्व्ड मनी या इसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। M0 क्या है? जितना भी पैसा इन रिजर्व है, रिजर्व्ड मनी है आरबीआई के पास। इन रिजर्व जो पैसा है ये करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस जो बैंकर्स डिपॉजिट, जो बैंक ने डिपॉजिट करके रखे हैं अपना पैसा आरबीआई के पास, और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है दैट इज रिजर्व्ड मनी। इसको हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई और उसके मेजर्स इन डिटेल थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक ऑफ मनी। मनी सप्लाई क्या है? इज अ स्टॉक ऑफ मनी। इट कैन बी क्लासिफाइड बाय डिफरेंट लेवल ऑफ लिक्विडिटी से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्रॉम मोस्ट लिक्विड जो कैश होता है और लेस लिक्विड फॉर्म टर्म एज डिपॉजिट। अब मनी सप्लाई जो मनी है इन इंडिया कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं वही मनी को इशू करते हैं और ये कंट्रोल भी करते हैं मनी सप्लाई को। मैनेज एंड मॉनिटर दी मनी सप्लाई टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के पास, या बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में कौन कौन से हमने पढ़े? M0, M1, M2, M3, M4। सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा होता है? M1। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा M1 में होती है और सबसे कम M4 में होती है। ब्रॉड मनी किसे कहते हैं? M3 को। नैरो मनी किसे कहते हैं? M1 को। M0 को क्या कहते हैं? हाई पावर्ड मनी।
इसको मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, ठीक है। जितना भी रिजर्व कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के पास है, या जितना भी करेंसी इन सर्कुलेशन है, वो किस में आता है, M0 में आता है, ठीक है। M1 क्या है, नैरो मनी, जो इमिडिएटली अवेलेबल है स्पेंडिंग के लिए, C प्लस DD प्लस OD। M2 के M1 में प्लस कर देंगे हम शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट। ऐसे ही हमने डिस्कस कर लिया था M3, M2 प्लस जितने भी टाइम डिपॉजिट होते हैं लॉन्ग टर्म, और M4 में जितने भी M3 में प्लस हो जाएंगे जितने भी डिपॉजिट हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास, उसमें से नेशनल सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करके। नाउ मनी मल्टीप्लायर का अगला जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको थोड़ा इन थ्योरी देखते हैं। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कितना पैसा या कितना मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक कर रहे हैं अपने इनिशियल डिपॉजिट के साथ, ठीक है। The money multiplier is a concept in monetary economics that shows कि initial deposit से in the banking system can lead to a greater final increase in the total money supply। जो इनिशियल डिपॉजिट बैंक्स में किए जाते हैं उनसे काफी ज्यादा पैसा जनरेट होता है, मनी सप्लाई जनरेट होता है इकोनॉमी में। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक जब भी डिपॉजिट आता है बैंक्स में, वो पैसे को अपने पास नहीं रखते, पैसे का कुछ परसेंट, उन डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट जो मैंडेटरी है, जो आरबीआई ने बोला है, वो तो अपने पास एज अ रिजर्व वो रखते हैं, कुछ पैसा आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखते हैं, बचा हुआ पैसा को वो इकोनॉमी में फ्लो करते हैं लोन देके, ठीक है। द मनी लेंड आउट इन डिपॉजिटेड अगेन इज डिपॉजिटेड अगेन, ये जो प्रोसेस है रिपीट होता रहता है और नया मनी इकोनॉमी में क्रिएट होता रहता है। इसको हम कैसे डेरिवेट करते हैं, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है मनी मल्टीप्लायर का। इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं और ये इनवर्सली रिलेटेड है CRR प्लस SLR के, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जितना पैसा एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, अगर वो रिजर्व अगर ज्यादा रखना पड़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। वैसे ही मनी मल्टीप्लायर भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है टोटल मनी सप्लाई अपॉन रिजर्व्ड मनी, ठीक है। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे डेरिवेट करते हैं इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे मनी मल्टीप्लायर की। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सी क्या है, करेंसी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक। सी क्या है, जितनी भी करेंसी किसके पास है, जनरल पब्लिक के पास है, करेंसी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक। डी क्या है, जितना भी डिमांड डिपॉजिट है जनरल पब्लिक के पास। सी डी क्या होता है, सी डी क्या होता है, सी डी इक्वल्स टू स्मॉल सी डी, ये हमारा डिजायर करेंसी डिपॉजिट रेशियो है, डिजायर करेंसी डिपॉजिट रेशियो। यहां से मैं सी की वैल्यू निकाल ली है, सी के साथ डी क्या हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल्स टू स्मॉल सी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। आर क्या है, बैंक का जितना भी रिजर्व है, ठीक है। और आर डी क्या है हमारा, आर अपॉन डी, ये बता रहा है रिजर्व रेशियो, ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। यहाँ से हम आर की भी वैल्यू निकाल लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। हमें पता है M1 क्या होता है, C प्लस डी डी प्लस ओ डी, हमने इसमें C प्लस डी लिया है। करेंसी एंड डिपॉजिट, M1 क्या होता है, इक्वल्स टू करेंसी एंड डिपॉजिट, M1 इज करेंसी प्लस डिपॉजिट। अब अगर यहाँ पर मैं C की वैल्यू को ट्रांसपोज कर दूं, C की वैल्यू को ट्रांसपोज कर दूं, जो हमने करेंसी डिपॉजिट रेशियो से C की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर वो वैल्यू मैंने ट्रांसपोज कर दी, तो सी डी
सी डी प्लस डी, इन दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म में कैपिटल डी कॉमन है। कैपिटल डी को हम बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट में जो बच जाएगा इस टर्म में क्या बचा? स्मॉल सी डी बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा? 1। सो m1 की वैल्यू निकल गई डी ब्रैकेट में सी डी प्लस 1। नाउ हम मॉनेटरी बेस लेंगे। मॉनेटरी बेस का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस जितना भी रिजर्व होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो C यहाँ पे लेंगे। अब इसमें जो C की वैल्यू है उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे करेंसी डिपॉजिट रेशियो से, और R की वैल्यू को हम ट्रांसपोज करेंगे रिजर्व रेशियो से। दोनों की वैल्यू इसमें हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल सी डी प्लस आर डी एंड कैपिटल डी। इसमें इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन है डी। डी को बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा? सी डी प्लस आर डी। यहां से हम डी की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेस। अगर डी के साथ ये पूरा ब्रैकेट वाला क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा? डिवाइड। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? m0 हाई पावर्ड मनी अपॉन सी डी प्लस आर डी। अब इस d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, इस सेकेंड इक्वेशन से हम इस पहली इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा कि हमारा जो m1 है वो इक्वल है m0 ब्रैकेट में सी डी प्लस 1 अपॉन सी डी प्लस आर डी। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम स्मॉल m ले लेते हैं। इस पूरे पार्ट को सी डी प्लस 1 अपॉन सी डी प्लस आर डी को हम क्या मान लेते हैं? m। ये हमारा क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? मनी मल्टीप्लायर। तो m1 इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू m0। ठीक है, और m मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू m1 अपॉन m0। सो हमारा जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो डिपेंड करता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो में और रिजर्व रेशियो में, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर हमारा रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, अगर रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा, रिजर्व रेशियो ज्यादा पैसा इन रिजर्व रखा जाएगा तो जो मनी मल्टीप्लायर होगा उसका क्या होगा? नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगा, कम होगा। मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, m1 की जगह हम m3 भी कंसिडर कर सकते हैं। जो मनी मल्टीप्लायर है, फंक्शन है करेंसी डिपॉजिट रेशियो का एंड रिजर्व रेशियो का। अगर CRR इंक्रीज होगा तो हमारा जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज होगा और मनी मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। सो ये मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। मैथमेटिकली हमने डेरिवेट करके देख लिया, क्या कैसे किस चीज से रिलेटेड है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब जो सेंट्रल बैंक होती है, जितनी भी फ्लक्चुएशन आती है बिजनेस साइकिल में, उसको कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करती है? मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन यूज करता है? RBI यूज करती है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन, रिसेशन, इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। इसमें दो टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक तो हमारे होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव, एंड नेक्स्ट जो होते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है RBI के द्वारा। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक रेट्स हो गए, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो,
और क्वालिटेटिव में आपका चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, क्रेडिट रैशनिंग होता है और डायरेक्ट एक्शंस होता है। इन डिटेल हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, रेपो रेट कौन से रेट होते हैं? रेपो रेट वो रेट होते हैं जिस रेट पे रेपो रेट कौन से रेट होते हैं जिस रेट पे शॉर्ट टर्म लोन देता है आरबीआई किसको? कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है, विथ कोलैटरल। कोलैटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, उसके बाद ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो रेपो रेट्स होते हैं, अगर सेंट्रल बैंक चाहता है मनी सप्लाई को कम करना, मनी सप्लाई को क्या करना है? रिड्यूस करना है, मनी सप्लाई को कम करना जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। मनी सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस क्या है? खुद ही डाउन होते जाएंगे, प्राइस कम होते जाएंगे। उसके लिए रेपो रेट्स बढ़ा देता है, मतलब जो लोन देगा वो ज्यादा रेट्स पे देगा। तो जो लोन जो कमर्शियल बैंक है वो कम पैसा लेंगे, इससे क्या होगा? कम सप्लाई होगा इकोनॉमी में और वो हाई रेट पे लोन देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा? जो डिमांड होगी बोरोइंग्स की वो लो हो जाएगी क्योंकि उनकी कॉस्ट क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। इससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, अगर आरबीआई इंक्रीज करना चाहता है मनी सप्लाई तो इन रेट्स को क्या कर देगा? रेपो रेट्स को कम कर देगा। ठीक है, इसी की तरह सेम होता है बैंक रेट्स इज एग्जैक्टली सेम टू रेपो रेट। बस इसमें क्या डिफरेंस होता है? बैंक रेट में आपका क्या डिफरेंस होता है कि जो ये बैंक रेट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और यहाँ पे कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। जो रेपो रेट है ये कितना परसेंट रेट होता है? 5.5%। और बैंक रेट्स क्या होते हैं? 5.75। करंट जो रेट्स हैं वो ये चल रहे हैं और बैंक रेट हमेशा ज्यादा होते हैं रेपो रेट से। ठीक है, सो ये थे बैंक रेट्स। अगर सप्लाई को डिक्रीज करना है तो बैंक रेट्स को बढ़ा देंगे, अगर सप्लाई को इंक्रीज करना है तो बैंक रेट्स को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई बोरो करता है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है, जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक होता है जितने भी अपना एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है आरबीआई के पास रखता है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट मिले उस पैसे में, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो ज्यादा पैसा जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कहाँ? आरबीआई के पास पार्क करेंगे। इससे मनी सप्लाई क्या है? रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ज्यादा जो डिपॉजिट होगा कमर्शियल बैंक का वो आरबीआई के पास होगा, तो कम पैसा अवेलेबल होगा लोन देने के लिए टू जनरल पब्लिक। नेक्स्ट होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है कुछ परसेंट टोटल इनकम का, कुछ परसेंट जो होता है वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। करंट जो रेट चल रहे हैं, करंट जो आपका रेट है सीआरआर का वो 4.5% है। अगर सीआरआर इंक्रीज होगा, ज्यादा पैसा अगर कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा तो अब कम पैसा उनके पास अवेलेबल होगा लोन देने के लिए, जिससे क्या होगा? मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है उसके लिए जो सी आर आर के जो रेट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? रेट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब रेट्स डिक्रीज होंगे अब ज्यादा पैसा मनी अवेलेबल होगा फॉर लोन के लिए और मनी सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज करेगा।
SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कुछ परसेंट टोटल डिपॉजिट का एज अ लिक्विड कैश बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है। वो गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन दी ओपन मार्केट बाय आरबीआई। आरबीआई जब खरीदता है या बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, अगर आरबीआई चाह रहा है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो, मनी सप्लाई इंक्रीज हो, तो वो क्या है, खरीद लेगा, बाई कर लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है। और वो चाह रहे हैं मनी सप्लाई डिक्रीज हो, तो वो सेल कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ये सारे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? ये होता है डिफरेंस। इसे हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, मतलब कुछ सेक्टर का जो क्रेडिट है वो कंट्रोल कर लेना, जो क्रेडिट फ्लो है उसको कंट्रोल करना रेदर देन इट्स वॉल्यूम। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? ये डिफरेंस बिटवीन जो भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है लोन अमाउंट का जो डिफरेंस है, दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। अगर जो आरबीआई है वो चाह रहा है मनी सप्लाई कम हो, तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को क्या है, वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट राशनिंग। लिमिट कर देगा द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ग्रांटेड टू स्पेसिफिक सेक्टर। कुछ सेक्टर का जो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए लिमिट कर देगा, एक लिमिट लगा देगा कि इससे ज्यादा आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता, इस सेक्टर को बैंक इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकती। सो क्रेडिट राशनिंग। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? पेनल्टी लगा देना या रिस्ट्रिक्शन लगा देना बैंक्स में कि वो इससे ज्यादा पैसा एज अ लोन नहीं दे सकती। ठीक है। सो ये थे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सो इन नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल।